Namaskar, welcome. Today my guest is Pankaj Jain, who is teaching at New Jersey University. Subjects are Indian religion and history. He's also doing PhD in cultural ecology connected to Rajasthan. And also he's president of Indigo Arts. And what this Indigo Arts is doing is creating waves, and it is being written about in lots of newspapers because it is bringing something which was not available for the masses. As he calls it, he is trying to bridge the gap between art and masses. So art for the masses is the special focus with which Pankaj is working these days. Pankaj, welcome to ITV Studio. Namaste. Namaste. And let us talk about Indigo Arts first, because that is the passion with which you are actively involved these days. Tell us how this idea of forming something like Indigo Arts came to you. Sure. Yeah, when I was in Rajasthan this last summer for my research, PhD research, I met some artists there and I visited some art galleries, and I was so impressed, immensely impressed with the powerful depictions of Indian Rajasthani monuments, Indian cultural traditions, Indian myths and symbols. I thought, how come मैंने ये कभी आज तक देखा ही नहीं, ये सब जो पेंटिंग्स थी जो आर्ट गैलरीज में बंद थी अब तक, या तो जो एलिट्स जो जिसको विजिट करते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी या दिल्ली में या न्यूयॉर्क में, तो हम तक क्यों नहीं पहुंची है कला आज तक। तो मुझे लगा कि ये इसमें एक ज़रूर कुछ गैप है, जो कला या साहित्य या जो भारत के हमारे ट्रेडिशंस हैं वो कुछ बंद कमरों तक सीमित क्यों रहें, क्यों ना हम इसको आम जनता तक ले जाएं। न्यू जर्सी में जहाँ इतने इंडियंस हैं, हमारे इतना बड़ा समाज है, वहाँ पे आज तक एक भी ऐसी आर्ट गैलरी नहीं है जहाँ भारतीय संस्कृति को चित्रों की मदद से प्रदर्शित किया जाए। तो फिर मुझे आइडिया है कि लेट अस स्टार्ट विद दिस आर्ट गैलरी, एंड सिंस माय वाइफ इज ऑलरेडी एन आर्टिस्ट एंड डिजाइनर, we launched this art gallery called Indigo Arts. And while you launched it, your chief guest was Upender Chivukulaji, and you talked about connecting art to masses. What is it that you would define as art? Oh, very interesting question. Art, I think, हमारे परंपरा में माना गया है कि कला और साहित्य ये हमेशा समाज का दर्पण हुआ करता है और होता है। तो कला में वही हम दिखाते हैं जो समाज में चल रहा है, और समाज के लिए ही कला का जन्म भी होता है। जैसे आज अगर पॉपुलर कल्चर की बात करें तो वो फिल्मों ने बहुत डोमिनेट किया हुआ है, आई थिंक, जो मास मीडिया को, लेकिन जो रियल जो ट्रू आर्ट है या ट्रू साहित्य है, ट्रू स्टडी है या एकेडमिक स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर है, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों में बंट गया है और मासेस का ध्यान उस तरफ आज कम दिखता है। जबकि पुराने समय हम देखें तो हमारे सारे मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, हमारा साहित्य वो जन जन की भाषा हुआ करता था। हमारी कला भी इसी तरह से मंदिरों में नृत्यों के माध्यम से, चित्रकारों के माध्यम से वो जनता के लिए हुआ करता था हमेशा। तो कला को अगर छोटे से मैं आपको डिफाइन करना तो वी कैन से इट्स अ मिरर इमेज ऑफ सोसाइटी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रमोट इन न्यू जर्सी। पंकज जी, गोइंग बाय दिस डेफिनेशन, मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी, तो कुछ यूनिवर्सल भी होता है क्या आर्ट फॉर्म में? फॉर एग्जांपल, आप जैसे राजस्थान की बात कर रहे थे, या कुछ इंडिया की पेंटिंग्स हैं इंडियन कल्चर को लेकर यहाँ आ रही हैं, तो जो यहाँ रह रहे हैं न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में, या समझिए कि जो इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए इन पेंटिंग्स में क्या अपीलिंग हो सकता है? हाँ, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जहाँ तक हमारे कलेक्शन की बात है तो उसमें हम चाहते हैं कि भारतीय कल्चरल ट्रेडिशंस को हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें आपको झलक मिलेगी तो भारतीय कल्चर की मिलेगी हमारी सारी पेंटिंग्स में, गणेश पे, बुद्धा पे, या भारतीय जो पैलेसेस हैं, हवेलियाँ जो हैं पुरानी उसमें, या अलग अलग जो हिस्टोरिक हमारी मिथ्स हैं, एपिक्स हैं, महाभारत रामायण पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस पेंटिंग्स इट्स अ स्मॉल विंडो टुवर्ड्स इंडियन कल्चर, पर जो इंडिया या इंडियन कल्चर से कनेक्टेड नहीं है तो वो भी मुझे लगता है कि इन वाइब्रेंट कलर्स को देख के they may start appreciating Indian culture in a way. So it may be a stepping stone towards Indian culture. क्योंकि इंडियन कल्चर को अब तक हम सिर्फ किताबों के माध्यम से देखते हैं, पढ़ते आए हैं, या फिल्मों में देखते हैं, लेकिन ये एक यूनिक मीडिया है जो अब तक अनटच्ड रहा है, या तो इतना एब्स्ट्रैक्ट रहा है। अगर आर्ट गैलरीज में हम जाएंगे न्यूयॉर्क में तो इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि आम आदमी को, मेरे जैसे को समझ में नहीं आती वो पेंटिंग्स, इतनी हाईफाई होती है, वो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के नाम हैं तो मेरे ऊपर से जाती है वो। तो मैं चाहता था कि एक जैसा हमने पहले कहा कि समाज का दर्पण होना चाहिए, तो समाज का एक आम आदमी मेरे जैसा समझ सके उस आर्ट को, उसको अप्रिशिएट कर सके।
तो अब तक जो आपने इंडिगो आर्ट्स की तरफ से एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज की हैं उनका रिस्पांस कैसा रहा है? आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह का है या? जैसे अशोक जी, हम दोनों जोधपुर से हमने पहले भी बात की थी, जब शुरू करना चाहते थे हम, तो पहले मुझे बहुत अप्रीहेंशन था, पता नहीं आज तक किसी ने किया नहीं न्यू जर्सी में ये, और मैंने भी नहीं किया ये सब काम पहले। मैं अपनी पढ़ाई में बिजी था, मैं पीएचडी, जैसा आपने कहा, पीएचडी कर रहा हूँ इंडियन कल्चर में। तो अब तक मैं सिर्फ एकेडमिक रिसर्च में इन्वॉल्व था, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो भगवान का ये बहुत ही मुझे हम पे आशीर्वाद रहा है कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। और सारे न्यूज़पेपर, जो न्यू जर्सी का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है स्टार लेजर, उसने हमारे बारे में लिखा है, होम न्यूज़ ट्रिब्यून ने लिखा है, टीवी के जो हमारे स्टेशंस हैं न्यू जर्सी में उन्होंने हमारे बारे में ब्रॉडकास्ट किया है, और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने भी हमको बहुत ही सपोर्ट किया है। आई थिंक उनको भी लगा कि ये पहली बार न्यू जर्सी में हो रहा है, तो क्यों ना हम लिखें इस बारे में, और उसके कारण हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमारे सभी साथियों का, भारतीय जो हमारे साथी हैं हमारे न्यू जर्सी में। तो अब तक तो आशा से कहीं अधिक मुझे सफलता मिली है, कम से कम जो अवेयरनेस होनी चाहिए आर्ट के बारे में धीरे धीरे लोगों में फैल रही है बहुत अच्छी तरह से। पंकज, आप काफ़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी मैं कहूँगा, क्योंकि आर्ट फॉर्म्स में भी आपका इंटरेस्ट है, फिर आप न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी में इंडियन रिलीजन और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और आप पीएचडी भी कर रहे हैं राजस्थान में कल्चरल इकोलॉजी के विषय पर, और ये शब्द बार बार आ रहा है कल्चर जैसे, तो बहुत बार हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, पर ठीक ठीक हम सोचते भी नहीं है कि कल्चर और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, या इंडियन कल्चर जब हम कहते हैं तो व्हाट इज इट दैट प्रॉब्ली इट मीन्स टू अस। तो हाउ वुड यू डिफाइन इंडियन कल्चर? जी, ये तो बहुत ही गुड प्रश्न है। मतलब बड़े बड़े विद्वान और संत महात्मा भी आई थिंक जब डेफिनेशन की तरफ अगर आप पूछें उनसे, तो वो इट्स अ वेरी इवेडिंग क्वेश्चन, यू नो, हाउ टू डिफाइन इंडियन कल्चर, इट्स सच अ ह्यूज क्वेश्चन। मैं जैसा आम आदमी मैं कोशिश करता हूँ, जो मैंने कई सालों से मैं जो सुनता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ, स्वाध्याय में दादाजी, पांडुरंग शास्त्री, आठवले जी से जो मैंने सुना है, तो उसको फॉलो करते हुए मैं उसको कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने हमेशा कहा कि कल्चर के 3 पिलर्स होते हैं, 3 पिलर्स ऑफ कल्चर, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ वर्शिप और वे ऑफ थिंकिंग। तो उसी को बिल्डअप करते हुए अगर सोचें तो व्हाट इज़ वे ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज़ इंडिक वे ऑफ थिंकिंग? तो आई थिंक वेरी यूनिक वे ऑफ थिंकिंग इन इंडिया इज़ टू सी डिविनिटी in every form of life, animals, even stones, trees, mountains, rivers. It's a very unique way of thinking which is only existing in India, to see divinity in everything. Building on to the next step, way of worship, तो इसी को build करते हुए तो हमने हर चीज़ को पूजा है। महेंद्र कपूर का गाना भी है वो, मैं उस देश की गीत गाता हूँ जहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक वे ऑफ वर्शिप है हमारा, जो हमने हर चीज़ को पूजा है। और फिर उसके आगे थर्ड स्टेप में जाएँ तो वे ऑफ लाइफ, तो कैसे जीना है, तो जीवन भी ऐसा जीना है कि हर चीज़ जो हमसे कनेक्टेड है, प्रकृति के साधन जो हैं, तो उसको हमेशा कम से कम नुकसान पहुंचाएं, उसको न सिर्फ उपभोग या उपयोग की दृष्टि से देखें, बल्कि उसको उपासना की दृष्टि से देखें। तो उसको मिला के अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति इन तीनों के मिलन से बनी है, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्शिप और वे ऑफ लाइफ। और उसी से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है जो धर्म का कॉन्सेप्ट है हमारा। तो धर्म के ट्रेडिशंस में फिर हमारे जो 3-4 जो मेन ट्रेडिशंस हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, जो 4 हमारे पिलर्स हम कह सकते हैं धार्मिक ट्रेडिशंस को। तो इन सब का मिला जुला अगर हम एक मिश्रण बनाएं तो मुझे लगता है वो भारतीय संस्कृति होगी। क्योंकि जो आज की जो संस्कृति हमारे सामने है भारत में आज, मेरा ये बहुत ही स्ट्रांगली आई बिलीव दैट इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड वेरी स्ट्रांगली, नॉट जस्ट बाय वैदिक कल्चर बट बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फिलोसफीज फ्रॉम जैनिज्म, Buddhism and Sikhism. So it's a unique mixture, amalgam of all 4 traditions. That is very well put, Pankaj. And talking about your PhD subject, cultural ecology, how that idea came to you? You are based here, आप अमेरिका में रह रहे हैं, न्यू जर्सी में रह रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा से आप PhD कर रहे हैं। तो राजस्थान की कल्चरल इकोलॉजी के ऊपर काम करने का विचार कैसा आया? प्लस यू हैव ऑलरेडी स्पेंट ओवर 90 और 70 डेज देयर ऑन द फील्ड वर्किंग ऑन इट। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? प्लीज शेयर विद अस। जी बिल्कुल। मैं जब नया आया था अमेरिका में, तो मैं तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया था, H1 वीज़ा पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता रहा कुछ साल। पर फिर जैसे मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ के सिस्टम को, यहाँ की सोसाइटी को, मुझे लगा कि जो एकेडमिक सिस्टम है यहाँ पे, जहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये, वी आर लकी दैट ओनली दिस कंट्री अलाउज यू टू डू PhD इन हिंदुइज्म। इन इंडिया देयर इज़ ओनली वन प्लेस, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप PhD कर सकते हो। लेकिन और कहीं भी ये पॉसिबल ही नहीं इंडिया में कि यू कैन डू PhD इन हिंदुइज्म। देयर इज़ नथिंग एज सच, देयर इज़ नो सच प्रोग्राम कॉल्ड इंडियन
कल्चर पे अगर आपको पीएचडी करनी तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं कहीं भी। आप संस्कृत में कर सकते हो या बीएचयू में जरूर कर सकते हो, लेकिन बाकी कहीं भी यूनिवर्सिटी में धर्म के नाम से डिपार्टमेंट ही नहीं है। दिस इज पॉसिबल ओनली इन अमेरिका। वेरी सरप्राइजिंग, प्लेजेंटली सरप्राइजिंग। तो मुझे बचपन से इंटरेस्ट था संस्कृत में, भारतीय धर्म में, इतिहास में। तो मेरे वो बचपन के जो संस्कार थे वो यहाँ के जागृत हो गए। मुझे ये लगा कि यहाँ में पॉसिबल है, क्यों ना मैं अपना करियर चेंज करूँ। और करियर चेंज तो करूँ, साथ में जो कमी है, एक कमी ये है यहाँ पे कि जो डिपार्टमेंट है रिलीजन के यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर लोग जो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, लिखते हैं हमारे बारे में या पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, टीचिंग करते हैं, वो सब उसमें भारतीयों का अनुपात बहुत ही कम है, माइनॉरिटी में है। मतलब मोस्टली दे आर आउटसाइडर्स हु आर राइटिंग और टॉकिंग अबाउट आवर कल्चर, रिसर्चिंग अबाउट अस। तो आई थॉट व्हाई नॉट आई स्विच टू दिस करियर वेयर आई बीइंग अ इंडियन आई कैन study and teach and write about Indian culture from my perspective. Plus, and because I had interest in Indian cultural traditions, languages, Sanskrit, I thought it will be a very nice, interesting change for my profession. So I jumped into full-time. I jumped into first getting into masters at Columbia University. So I did masters in Indian religions, and then doing full-time PhD at Iowa because New Jersey में available ही नहीं कहीं, अभी भी New Jersey में नहीं है PhD Indian culture में. तो Iowa में I got assistantship scholarship. So then I'm continuing there. राजस्थान का टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूँ, मुझे वहाँ की भाषाएं पता है, वहाँ की जगहों के बारे में पता है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है कि मैं अच्छी रिसर्च मैं कर पाऊँगा, इसलिए मैं राजस्थान का चुनाव किया। और इकोलॉजी का टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि रिसर्च के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हो सकती है थियोरेटिकल रिसर्च, एक हो सकती है प्रैक्टिकल रिसर्च। थियोरेटिकल रिसर्च में बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा करते हैं कि किसी स्क्रिप्चर को ले लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल आज के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में उसका एप्लीकेशन बहुत कम होगा शायद। लेकिन अगर पर्यावरण का टॉपिक मैं लूँ, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, तो मुझे लगा कि हमारे ट्रेडिशंस को मैं आज के कंटेम्प्रेरी रोल में भी उसका कनेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि इकोलॉजी इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक इवन इन टुडेज सोसाइटी, इवन अमेरिका एंड इंडिया बोथ। प्लस रिलीजन इज़ कनेक्टेड टू इकोलॉजी, जैसा आपने पहले कहा कि हर पर्यावरण के हर हिस्से को हमने पूजनीय माना है, तो इसलिए फिर मैंने कल्चर और इकोलॉजी को कंबाइन करके टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप कंप्यूटर प्रोफेशनल थे, फिर आप रिलीजन पढ़ाने में लग गए हैं एकेडमिकली। अमेरिका में किस तरह से यू कैन रीच आउट टू स्टूडेंट्स, उस पर आप काम करें। और जब आप राजस्थान में कल्चरल इकोलॉजी के बारे में रिसर्च के लिए गए थे, सो व्हाट वर योर फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हैं आप मुझे। बिल्कुल दीज आर ऑल वेरी क्लोज टू माई हार्ट दीज टॉपिक्स। और जब मैं गया वहाँ पर राजस्थान में, तो आप जैसे जानते हैं राजस्थान भारत का एकमात्र हिस्सा है जहाँ पे बहुत बड़ा भाग मरुस्थल का है, रेगिस्तान है बहुत बड़ा। तो ऐसे राज्य में जाके आप पर्यावरण की बात करो जहाँ पर्यावरण बचा ही नहीं, क्योंकि रेगिस्तान इतना तेज़ी से फैलता जा रहा है। और अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है, जो माउंटेन रेंज है अरावली की, वहाँ भी जो जंगल थे पहले वो साफ़ होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। उसमें आप ढूंढो या कोशिश करो कि रिसर्च करनी है हम पर्यावरण की राजस्थान में, तो बहुत ही चैलेंजिंग था शुरू में मेरे को। जब मैं गया पहले तो मुझे लगा कि आई होप आई एम ऑन द राइट ट्रैक, बट जब मैं अंदर डीपली गया तो मैंने देखा कि जहाँ जहाँ पे मंदिर हैं, जहाँ उदयपुर बांसवाड़ा एरिया में, उस मंदिर के 10 किलोमीटर की रेडियस में जो जंगल हैं वो पूरी तरह सुरक्षित है। इसका मतलब धर्म की आस्था से हम पर्यावरण का बचाव कर सकते हैं। आज भी हो रहा है। आज जो कि हम 21वीं सदी में हैं, धर्म के कुछ अंश ही बचे हैं शायद प्रैक्टिकल लेवल पे। वहाँ भी बिश्नोई एक अलग पंथ है जहाँ, जिसका मैं टॉपिक भी है मेरे रिसर्च में। तो बिश्नोई धर्म के लोग आज भी, अगर सलमान खान किसी हिरन को मारता है तो आज भी उसके पीछे पड़ जाते हैं वो, और आज भी वो धर्म के कारण हिरन, मोर या खेजड़ली वृक्ष को आज भी वो उतना ही पवित्र मानते हैं, उसके लिए